नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम स्वास्थ्य और सौभाग्य जारी है और अब से बस कुछ ही देर में हमारे साथ देश के जाने माने कार्डियक सर्जन और पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़ने वाले हैं। हम डॉक्टर नरेश त्रेहान से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का नया स्ट्रेन भारत जैसी घनी आबादी वाले देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, उनसे हेल्थ टिप्स भी हम लेंगे। पहले रिपोर्ट देखें। देश में कोई बड़ा राजनेता, बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स बीमार पड़ता है तो देश के बड़े अस्पताल एम्स नहीं बल्कि मेदांता हॉस्पिटल की ओर रुख करता है। यह है देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गुरुग्राम में स्थित मेदांता अस्पताल, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं वर्ल्ड फेमस कार्डियक सर्जन नरेश त्रेहान। डॉक्टर नरेश त्रेहान देश के बड़े कार्डियक सर्जन में से एक हैं, जो हार्ट की सर्जरी करते हैं और लोगों को नई जिंदगी देते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान का जन्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले कराची शहर में एक डॉक्टर के घर हुआ। इनके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। डॉक्टर त्रेहान ने अपना बचपन दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिताया, जहां 3 रूम के फ्लैट में ये माता पिता और बहन के साथ रहते थे। क्योंकि माता पिता डॉक्टर थे तो 2 कमरे प्रैक्टिस के लिए रिजर्व रहते थे और पूरी फैमिली एक कमरे में ही रहती थी। Today in India we are faced with this threat of coronavirus spreading widely for our family, for our community and as a country. What I would say in the end is Do not panic. डॉक्टर त्रेहान ने मेडिकल की पढ़ाई लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से की और माता पिता के डॉक्टर होने का डॉक्टर त्रेहान पर काफी असर पड़ा। लेकिन साल 1969 में वो अपनी पत्नी मधु त्रेहान के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने हार्ट सर्जरी की पढ़ाई की स्पेशल डिग्री ली। डॉक्टर त्रेहान ने कई सारे अवार्ड भी जीते, जिसमें 1991 में मिला पद्मश्री अवार्ड शामिल है। 1995 में इंडिया इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड मिला और 1995 में ही राजीव गांधी नेशनल यूनिटी अवार्ड मिला। 1996 में रोटरी रत्न अवार्ड और 2001 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर त्रेहान ने 50,000 से ज्यादा कार्डियक सर्जरी की और कार्डियोवास्कुलर और कार्डियक थोलर सिस्ट सर्जरी में इनके कंट्रीब्यूशन में इन्हें एक हाईली स्पिरिटेड डॉक्टर का मुकाम हासिल करवाया। इनके कंट्रीब्यूशन को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। जब पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा तो डॉक्टर त्रेहान की हर नसीहत को पूरे देश ने सिर आंखों पर लिया और सलाह को माना। कोरोना और कोरोना 2.0 को लेकर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कई जानकारी दी। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास, जो नए कोरोना के बारे में आपको बताएंगे और कैसे इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है ये समझाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान, देश के जाने माने कार्डियक सर्जन और मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं, उनसे बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर त्रेहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर त्रेहान, 2020 तो अब निकल गया। कोरोना के डर का साया हमने देखा कि इस पूरे साल के दौरान रहा, लेकिन लोगों को एक उम्मीद थी कि 2021 आएगा तो कुछ नया और कुछ अच्छा लेकर आएगा। लेकिन ये साल जाते जाते कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आ गया, ब्रिटेन स्ट्रेन जिसको कहा जा रहा है। अब इस स्वरूप से कितना सावधान रहने की या कितने डरने की जरूरत है, ये आप बताइए। तो 1-2 बातें उसमें ध्यान रखनी है। जी। एक, वायरसेस की आदत है कि वो म्यूटेट करेंगे। अब अगर जो वो म्यूटेशन ऐसी है कि जो वो पुराने वायरस के दायरे में आती है, जिससे कि जो भी हम
प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो भी हम दवाइयाँ यूज कर रहे हैं और जो भी हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, वो उसी के दायरे में आ जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ये जो ब्रिटेन में मिला है B117, ये और भी कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में भी 501 निकला है। तो ये 117 जो ब्रिटेन में निकला है, इसकी ये अनुमान लगाया जाता है, इसका भी 100% नहीं पता, पर अनुमान लगाया जाता है कि ये वायरस का ये एक खसूसियत है कि ये कंटेजियस ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर जो एक आदमी एक पुराने वायरस से एक को इन्फेक्ट करता था, तो ये वायरस जो है ये 1.7 लोगों को करेगा। तो इसीलिए मतलब इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है थोड़ा ज्यादा है जी। और इससे सावधान रहना हमें जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हम कहते थे कि भाई मास्क पहन के 3 फीट 6 फीट के बीच में डिस्टेंस रखें, मास्क मत उतारे, तो उसके अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट वो जो 3 मंत्र हैं वो तो वही है जी। Masking, distancing and sanitization is the only answer. That is one. But most importantly, मैंने देखा कि लोग अब थक गए हैं 9 महीने में। लोग अब निकलना चाहते हैं। अब जाएंगे बाजार में, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो देखते हैं कि लोग कुछ लापरवाही यूज करने लगे जी। वो लापरवाही इसलिए कि भाई अब जो है आहिस्ते आहिस्ते वायरस घट रहा है, और हो सकता है कि हमें मतलब इतना थोड़ा रिस्क लेने में कोई ज्यादा खामी नहीं है। पर दूसरी बात ये सोचते थे कि हम युवा हैं, हम युवा को तकलीफ नहीं भी होगी, अगर जो लग भी गया तो कोई बात नहीं। पर इसमें जो दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो ये किसी को भी ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे वायरस लग जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है। इसके ये तो चलो, जैसे हम बुजुर्गों को या कोमॉर्बिडिटी वालों को तकलीफ ज्यादा दे सकता है, पर इसमें छोटा उम्र वाले युवा लोगों को भी कईयों की मृत्यु हो गई, कईयों के लंग्स खराब हो गए, कईयों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। तो ये कभी भी नहीं हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम युवा हैं तो इसलिए ठीक है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर जो किसी युवा को होती है तो उनका कांटेक्ट, हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, मोस्टली घर पे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। वो बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, या कोमॉर्बिड डायबिटीज बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है इंडिया में, तो किसी न किसी आपकी फैमिली मेंबर को अगर जो एक्सपोजर देंगे आप और उनको लग गया, तो फिर वो सारी जिंदगी पछताओगे कि भाई मैंने ये उनको दिया और वो चले गए या बहुत बीमार हो गए। तो इसीलिए इस दूसरे वायरस का सिर्फ एक ही बात समझनी है हमें कि ये वायरस चला नहीं गया, ये वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है जी। और अब जो भी कुछ करना है, अपनी सावधानी को, जो शील्ड हम बताते हैं कि आपकी शील्ड है, जो कवच है, उससे कोई ढील नहीं देनी है। तो इसीलिए दिन रात यही मैसेज आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट भी कह रही है, सेलिब्रिटीज भी कह रहे हैं, हम डॉक्टर भी कह रहे हैं सारा दिन यही बात कि अभी टाइम नहीं आया। अच्छा, अब ये एक तो उसका दूसरा पहलू देखो जी। दूसरा पहलू ये है कि वैक्सीन की उम्मीद बहुत बढ़ गई। आज जो यूके में एस्ट्राजेनेका हुई अप्रूव, उसकी हो गई। दूसरा फाइजर वगैरह हुए तो हैं, पर उसका हिंदुस्तान में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि मैच हम कर सके, और बहुत महंगी भी है। बट जो एस्ट्राजेनेका की है वो अच्छी वैक्सीन, उसका जो तरीका है, जिसको हम एडिनो वायरस मीडिएटेड कहते हैं, वो बहुत वैक्सीन में यूज हुआ है वो प्रोसीजर, तो उसके कोई नए खतरे लगते नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसके थोड़े मिक्स रिजल्ट्स कह के तो मतलब 70% इफेक्टिवनेस के ऊपर आई है बात, पर 70% भी मतलब कोई बुरा नहीं है, और लगता है कि ये जो उन्होंने डोजेस चेंज किए हैं उससे 90% भी पहुंच जाएगा। ओके। तीसरी बात ये है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जिसके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल चल रही, जो रशिया से आई है, वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि उसको पाउडर फॉर्म में रखा जा सकता है, जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसान हो जाती है, और वो जो प्रॉब्लम है कि 2 से 8 डिग्री तक और वैक्सीन को, एस्ट्राजेनेका को रखनी है, वो उसकी जरूरत नहीं होती,
और जो जैसी वैक्सीन है जो अमेरिका से आ रही हैं, जो -20 या -70 डिग्री पर रखनी है, उनसे उनकी तुलना में ये हमारी जो 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में डेवलप हो रही हैं और भारत बायोटेक की भी फेज 3 में जाने को तैयार है। जी। तो ये 3 वैक्सीन जो इंडिया में अवेलेबल हैं, एक ऑक्सफोर्ड से आई, एक रशिया से आई और एक हिंदुस्तान की अपनी बनी, जिसको भारत बायोटेक बना रहे हैं। उनके इन तीनों से बहुत उम्मीद है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में हमें राहत मिलेगी। ये अप्रूवल के लिए गए हैं और अब मेरे को लगता है कि ये अप्रूवल एक 1 by 1 होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये होगा तो ये हमें कुछ राहत मिलनी शुरू होगी और फिर उत्साह बढ़ जाएगा कि हम अपने आप को आहिस्ते आहिस्ते मतलब मिक्सिंग शुरू कर सकते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर त्रेहन, मैं आपने चूंकि वैक्सीन का जिक्र किया तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी नज़र में फिलहाल अभी तक सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हो, इंडियन क्लाइमेट को सूट करे, कौन सी वैक्सीन आपको अभी सबसे रिलायबल लग रही है? सबसे एडवांस स्टेज पे जो है वो है एस्ट्राजेनेका की, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की आई कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी है जी। और उनका कहना है कि 40 मिलियन डोसेस हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। तो अगर जो ऐसा है तो और वो कहते हैं कि बाय एंड ऑफ जनवरी हम तो इसको 100 तक ले जाएंगे जी। तो अगर जो ऐसा है तो बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उसको 2 और 8 डिग्री के बीच में, मतलब रेफ्रिजरेटर में जैसे रखते हैं कोई चीज, वैसे टेम्परेचर की जरूरत है और हिंदुस्तान में बहुत फैसिलिटीज हैं रेफ्रिजरेशन की, तो इसमें दिक्कत कम होगी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे आगे निकली हुई है वैक्सीन वो एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर हमारी फेज 3 ट्रायल्स भी करी गई हैं हिंदुस्तान में। उसके बाद जो स्पुतनिक है, जो डॉक्टर रेड्डी लैब उसको कर रहा है ट्रायल्स उसके ऊपर, उसमें भी मुझे काफी उम्मीद लगती है। तीसरा, भारत बायोटेक की भी टेक्नोलॉजी अच्छी है और उससे अगर जो अब फेज 3 में प्रोग्रेस हो रही है तो हो सकता है कि 1 by 1 ये अप्रूव होती जाए और हमारे पास काफी वैक्सीन मिल जाएगी। सर अभी मैं इंडिया के लिहाज से अगर बात करूं, 135 करोड़ अभी हमारी जनसंख्या है। अगला जो चैलेंज है वो वहीं से शुरू होता है कि ठीक है, वैक्सीन अभी जैसा कि सरकार भी दावा कर रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनवरी एंड से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर वहां से शुरू होता है कि सबको वैक्सीन देना, उसके लिए भी एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब तक आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी तब तक मुझे लगता है कि काफी वक्त गुजर जाएगा, साल सवा साल का भी वक्त इसमें लग सकता है। तो तब तक किस तरह की प्रिकॉशंस बरतना जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अब हम एक नए स्ट्रेन के साथ जी रहे हैं? तो ये नया स्ट्रेन अभी स्पष्ट नहीं है कि जैसे मैंने बताया, एक बात सोची जा रही है बहुत एक्टिवली कि ये ज्यादा कंटेजियस है, इसका मतलब इसका फैलना आसान है। अगर जो आप, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर जो आप किसी से बिना मास्क के कोई 4 से 6 फुट बैठे थे और 5-7 मिनट का इंटरेक्शन था, तो आज के दिन हम एस्टिमेट करते हैं कि क्योंकि इंटरेक्शन शॉर्ट है और डिस्टेंस था, तो उसमें चांसेस कम थे कि ट्रांसमिशन हो जाएगा, और खास करके आप ओपन एयर में बैठे थे। पर ये नए वायरस से ये हो सकता है कि वो काफी नहीं है, कि उसमें भी आपके शॉर्ट इंटरेक्शन में भी आपको फैल सकता है, क्योंकि उसका एबिलिटी टू गो एंड इन्फेक्ट इज मोर। सो देन दैट मीन्स कि हमें थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा, अपने आप को मास्किंग ही हमारा धर्म बनाना पड़ेगा। कभी भी हम किसी बाहर वाले से के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हमें मास्क जरूरी पहनना है, उनको भी पहनना है। इससे हम रोक सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने जहां जगह पे लोगों ने प्रैक्टिस की वहां पे कंटेनमेंट हुई। ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आपका ये कहना है कि अब कब तक ऐसा चलेगा? वैक्सीन के आने से जैसे ही लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, the chances of spread will become less and less. By the time के 60% को लग जाए तो हमारे को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो बिटवीन द पीपल के जिनको इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी और जिनको वैक्सीन लगेगी, इन सबको मिला के जब 60-70% पॉपुलेशन पे हम पहुंच जाएंगे, तब लोगों को कुछ राहत मिलेगी कि जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, और नेचुरल शील्ड जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो गई। इसको 1 साल, एटलीस्ट 1 साल लगेगा।
जी जी। अच्छा डॉक्टर त्रेहान, एक चीज और है, ये जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, अभी तक करीब 25 बार ये अपना जो स्वरूप है ये चेंज कर चुका है, म्यूटेट कर चुका है, तो क्या ये म्यूटेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर किसी तरह का असर डालेगा? ये भी सवाल कई लोगों के जहन में उठता है। नहीं है, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाले हैं, उन्होंने तो ये दावा किया है कि लगता है कि इसके ऊपर वो हमारी वैक्सीन उतनी इफेक्टिव होगी। अब होगी कि नहीं होगी इसका प्रूफ अभी नहीं है, पर उनकी एस्टिमेशन है कि जो म्यूटेशन हो। जी जी। हम डॉक्टर नरेश त्रेहान से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जो 2-4 बातें कही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है, उन्होंने ये बताया कि सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में टाइम लगेगा, हो सकता है जैसे कि हमने बात की 1 साल का वक्त लग सकता है, 1.25 साल 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है, तो वहाँ सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी डॉक्टर त्रेहान, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, वो मैं कह रहा था कि जैसे कई म्यूटेशन आएंगे और अगर जो वो इतने ड्रास्टिक नहीं होंगे कि प्रोटीन ही बदल जाए। तो वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन को जो स्पाइक प्रोटीन है उसको हमने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। जी। इसके 3 तरीके निकले। एक तरीका तो ये है कि जैसे अमेरिकन वैक्सीन जो है, फाइजर और मॉडर्ना, उन्होंने इसका आरएनए लिया, मतलब जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसको इंजेक्ट किया और उसको इंजेक्ट में ये उम्मीद से के साथ इसका रिएक्शन होगा बॉडी का उस जेनेटिक मटेरियल को, और उससे फिर एंटीबॉडी बनेगी। एक वो तरीका था। दूसरा तरीका है कि जो हम अपना रहे हैं ये एस्ट्राजेनेका वगैरह वाले, उसके अंदर क्या है कि एडिनो वायरस मीडिएटेड है। वो एडिनो वायरस एक चिंपैंजी में जो होता है, जो ह्यूमन को नहीं इन्फेक्ट करता, उसको यूज करके ये प्रोटीन डिलीवर करी जा रही है। जो स्पुतनिक है, रशियन है, उसके अंदर उन्होंने 2 ह्यूमन एडिनो वायरस लिए हैं जो नॉन पैथोजेनिक हैं, उसको यूज करके वो प्रोटीन डिलीवर कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि प्रोटीन मटेरियल या प्रोटीन डिलीवर हो रही है बॉडी के अंदर, कि बॉडी रिएक्ट करे और वैक्सीन बन जाए। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन जो है, अगर जो वो ज्यादा चेंज नहीं होगी, फैक्ट गया है जी, तो हमें इसकी ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी। पर आप एक और दूसरी बात सुनेंगे, जैसे वायरस है फ्लू वायरस हर साल चेंज होता है। बिल्कुल होता है। और वही कंपनी जो वैक्सीन बना रही हैं, हर साल उसको थोड़ा सा चेंज करके वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर देती हैं। तो ये भी हो सकता है कि हमें करना पड़े, जिसको ट्वीकिंग कहते हैं। तो ये सब चीजें साइंस के अंदर हैं जिससे हम कोप कर सकते हैं। पर ये अच्छी बात है कि आज के दिन में जितनी भी वैक्सीन बाहर आई हैं अभी, वो लगता है कि इफेक्टिव है, और हमारी उम्मीद और यानी कि ये भी बात है डॉक्टर साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर चेंज करना पड़े वैक्सीनेशन को भी थोड़ा सा, तो अब इतना टाइम टेकिंग और इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होगा जितना कोरोना को का जो एक वैक्सीन है उसको ढूंढने में हमको लगा। 4-6 हफ्ते में हम नया जो वैक्सीन है उसको डेवलप कर लेंगे। क्या ये तो कंपनी ने ऑलरेडी कह दिया कि हम 4 से 6 हफ्ते के बीच में नई वैक्सीन बना देंगे जो इसके अगेंस्ट भी बन सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। जब से कोरोना आया है और उसके बाद सबको ये पता चला कि कोरोना जो है वो लंग्स पर इफेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट करता है, तो लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है, खासतौर पर उन लोगों के मन में जिनको कोरोना हो चुका है, कि क्या जो इफेक्ट कोरोना ने हमारे फेफड़ों पर किया है, हमारे लंग्स पे किया है, क्या हम ताउम्र सारी जिंदगी उससे ओवरकम कर पाएंगे या नहीं? क्या हमारे फेफड़े सारी जिंदगी ऐसा रहेंगे कि मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे? इसको थोड़ा सा बताएं अगर आप। सो ये डिपेंड करेगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ लंग को इफेक्ट पड़ा और वो कितना रिवर्स कर रहा है। सो क्या है कि अगर जो डैमेज बहुत से 50-60% हो गया जी, तो काफी तक तो वो रिकवरी होगी, काफी तक तो वो बॉडी के अंदर है एबिलिटी टू रीजनरेट। पर जो स्कार बन गया, जो टिश्यू डेड हो गया और उसका स्कार बन गया, वो रिवर्स होना नामुमकिन है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि जिसको बीमारी लगी है, हमारा ये सबसे पहला कंसर्न ये है कि उनके लंग्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा। उसके साइंस हैं, जिसको खांसी, फीवर और
ये साइंस आते हैं कि जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है, उनको हम दवाई देके इस साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने की कोशिश करते हैं कि लंग्स के ऊपर ज्यादा डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम हर वक्त एडवाइस करते हैं लोगों को कि देखो, जब डॉक्टर समझे कि आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको जाना चाहिए। फिर लोग कहते हैं मेरी उम्र 70 है, 80 है, मैं कहाँ जाऊंगा हॉस्पिटल। ये बात सही है, उनको डर तो लगता है, पर डर लगने से बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने देखा है कि जो पेशेंट ठीक टाइम पे आ गए, उनका तो कोर्स जो था रिकवरी का वो काफी स्मूथ रहा। जिन्होंने बहुत डिले किया और वो उस स्टेज पे आए जब उनके 50% 60% लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ चुका था, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत वो टच एंड गो रहा। और उनके ऊपर जो है, हमें लगता है कि जब जैसे टाइम ही बताएगा, पर उनको कुछ तकलीफ होगी आने वाले टाइम में। सो कॉशन यही है कि अगर जो बदकिस्मती से हो जाए तो अपनी पूरी मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और घर पर रहें जब तक सेफ है। पर अगर जो डॉक्टर फील करता है कि अब टाइम आ गया हॉस्पिटल जाने का, तो उस टाइम आप डिले मत करें, क्योंकि वो काफी महंगी पड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर त्रेहान, मैं 2 सवाल आपसे और लूंगा। एक सवाल तो मेरा ये है कि अब जब ये कोविड आया तब हमने देखा कि कितने मतलब बहुत सारी तैयारियां हमको करनी पड़ी, बहुत लंबा टाइम लगा, कोविड वार्ड हमने बनाए। आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में अभी और सुधारों की ज़रूरत है और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर को, या हेल्थ सेक्टर का जो बजट है उसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत जरूरत है। जरूरत ही नहीं, बहुत जरूरत है। क्यों? ये आप देखोगे कि कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं ना, इंटरनेशनल नॉर्म्स में हमें एक्स नंबर ऑफ बेड्स चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन, हमारे उससे आधे से भी कम है। लोगों के जैसे 2 पॉइंट्स हमारे एक कम है, डॉक्टर्स भी कम है, नर्सेस भी कम है। ये जो कोरोना ने हमें बताया, जो दिखाया है कि हिम्मत है हमारे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल और फ्रंट लाइन वर्कर्स की कि उन्होंने इसको संभाला है। 9 महीने लोग लगे रहे हैं डे एंड नाइट इससे लड़ते हुए, और उन्होंने हिंदुस्तान को डिलीवर किया है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे कम है। तो ये तो आप दाद दोगे इंडिया के हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, कि उन्होंने कैसा जॉब किया। पर ये भी पता है कि उन्होंने किस कमियों के साथ फिर भी इसको कॉन्कर किया। तो अब वो कमियां हमें पूरी करनी पड़ेगी। वो खामियां जो है, जैसे बेड्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, ये फैसिलिटीज, टेलीमेडिसिन, ये सब चीजों के लिए हमें अब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कि एक तो हम इससे ये मौका भी ढूंढें कि आगे, क्योंकि ये WHO ने भी ऐलान किया है कि ये लास्ट एपिडेमिक नहीं है, लास्ट पेंडेमिक नहीं है, ऐसे कई आएंगे अब, क्योंकि हमने एनवायरमेंटली बहुत गड़बड़ हो गई है, बैलेंस ऑफ नेचर खत्म हो गया है। तो उम्मीद ये है कि ये, और उम्मीद क्या, डर ये है कि ये जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो ये होता ही जाएगा। तो इसीलिए हमें तैयार होना है कि इसमें तो कोप कर लिया, पर अगर जो साल, 2 साल, 5 साल बाद फिर से आता है और इससे भी भयंकर हो सकता है, तो हमें बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। सो यस, गवर्नमेंट का बजट भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जो ग्रोथ हो सकती है होए। तो तालमेल, एक अच्छी बात हुई है इसमें कि जो बैरियर था गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, उसमें बहुत सारा ब्रेकडाउन हो गया और आपस में बहुत तालमेल बढ़ गया। इस तालमेल बढ़ने से हमारी जो जहां एक की कैपेसिटी खत्म होती है दूसरा तैयार हो जाता है, जहां एक की खत्म होती है दूसरा तैयार हो जाता है। तो इसकी वजह से हमने ये कोऑपरेशन जो हुई, जो ये NGO आए जिन्होंने हेल्प करी, अपने जो विक्टिम्स थे, जैसे वो लेबर वालों को, सबको ऐसे कई बातें हुई, पर हिंदुस्तान ने रिमार्केबल जॉब किया है, नो क्वेश्चन। अब ये है कि ये हमें सांस रोक के ये बोलना है कि अब अगर जो फिर से हुआ, या ये जो सेकंड वायरस आया है, ये सेकंड, थर्ड वेव आ गई बहुत बड़ी, तो हमें तैयार रहना है। और जितना भी हम बजट को बढ़ा सकते हैं, जितना ही हम एक्सेलरेट कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, उतना ही जल्दी हमें करना चाहिए, नो क्वेश्चन। आई थिंक गवर्नमेंट में भी यही रियलाइजेशन है। तो ये आने वाले बजट में ये एक्सपेक्टेशन है कि हेल्थ सेक्टर को रीइंफोर्स करने के लिए काफी सारी राशि एलोकेट करी जाएगी। बिल्कुल, ये तो आपने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई कि गवर्नमेंट को कितना तैयार रहना चाहिए। एक आम इंसान को
कितना तैयार रहना होगा अभी आने वाले वक्त के लिए, इसको भी अगर आप थोड़ा आसान शब्दों में समझा दें कि अभी भी मास्क हमको नहीं छोड़ना है, अभी भी जो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं बल्कि उनको छोड़ना नहीं है, उनको डबल कर देना होगा हमको आने वाले वक्त में। वही मैं कह रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि ये जो नया वायरस है, अगर जो ये कंटेजियस डबल है तो हमें उतना ही डबल वो करना पड़ेगा ना, उसका भयंकर जो वायरस है उसके अगेंस्ट हमें डिफेंस बनानी है ना अपनी। जी जी, क्योंकि आप अपनी डिफेंस बनाओगे, अपने घर वालों को बचाओगे, अपनी कम्युनिटी को बचाओगे, देश के ऊपर कम भार बनोगे, तो इसके तो इसी इन लोगों को बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि देखो अब जैसे हम कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो दिख रही है। कुछ भी हो वायरस, ये जो वैक्सीन आ रही है ये कुछ ना कुछ तो हम सबको राहत मिलेगी, चाहे टाइम लग जाए, 4-6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, पर बहुत एक्सेलरेटेड प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही वैक्सीन आती है, गवर्नमेंट की तैयारी बहुत अच्छी है, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है, और प्राइवेट जो सेक्टर भी है वो भी पीछे खड़ा है गवर्नमेंट के, कि जहां हमारे को कहेंगे कि यहाँ पे ये हेल्प कर दो, ये हेल्प, अब सब तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पर फिर भी जी जी, ये मत सोचो कि जी ये मास्क फेंक दो और चलो आज पार्टी अटेंड करते हैं, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और ये नए वायरस से डर के रहना है। और क्योंकि अब टाइम आ गया है, 9 महीने 10 महीने तो हमने झेल लिए, बिल्कुल, अब 10 में झेल लिए और वो 4-6 महीने के लिए इसको गड़बड़ बंद ना करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहान, आप हमारे साथ जुड़े, आपने डिटेल में हमसे बातचीत की, क्या अब तक हम सेफ्टी मेजर्स अपनाते आए हैं और किस तरह से वही सेफ्टी मेजर्स हमको आगे अपनाने हैं, इसके बारे में डिटेल में आपने हमको जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।